नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरे इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 15वां पाठ, यानी कि बिशन की दिलेरी भाग 2। तो बच्चों, जैसे कि भाग 1 में आपने पाठ के सारांश को जाना, पाठ को समझा कि कैसे बिशन एक 10 वर्षीय बालक, 10 साल का बच्चा एक तीतर की जान को बचाने में समर्थ हुआ। उसने क्या किया? बिशन ने एक घायल तीतर को खेतों में से पकड़ लिया और फिर उसे अपने सीने में लपेटता हुआ एक पहाड़ की ओर चला गया और उसके बाद कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। पता है ना बच्चों? तो बिशन ने उस घायल तीतर को कैसे बचाया? बहुत सारी कंटीली झाड़ियों में से पार होते हुए, है ना, सीढ़ियों में से पार होते हुए और बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करते हुए, उन शिकारियों से भी उसे बचाते हुए उस तीतर को कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक ले गया। और फिर शिकारी तब भी उसका पीछा करते करते कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं और फिर भी वो छिपते हुए, अपने तीतर को बचाते हुए, छिपा कर रखते हुए उनकी सारी मामलाओं को देख रहा था। कर्नल दत्ता और शिकारियों की बातचीत को वो सुन रहा था और शिकारी चाहते थे उस तीतर को ले जाना, पर कर्नल दत्ता ने समझ लिया था कि वो शिकारी जो है बहुत ही गंदे हैं, बुरे हैं, क्योंकि वो तीतर को हर साल इसी तरह अपने बंदूकों से मारते हैं। क्योंकि तीतर कहाँ पड़े रहते हैं? बेकार के तीतर खेतों में पड़े रहते हैं, कुछ मरे हुए, कुछ घायल, ऐसे ही। और जब फसल की कटाई हो जाती है तब मरे हुए तीतर जो है, किसान जो खेतों में काम करते हैं, उन्हें वो तीतर मिलते हैं। तो इस प्रकार उन्हें बेवजह मारना, घायल छोड़ देना, ये बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए कर्नल दत्ता ने उन शिकारियों को डांटते हुए, धमकाते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर कोई तीतर वीतर नहीं है। और फिर वो शिकारी, जो 2 शिकारी थे, वो डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और इस प्रकार बिशन, जो 10 वर्ष का बालक था, जैसे आप 10 वर्ष के हो अभी, है ना, तो आप जैसे दिलदार और दिलेरी इंसान जो तीतर को बचा सकता है, जो जानवरों की रक्षा कर सकता है, और उसकी जान उसने बचाई और फिर उसको बहुत खुशी हुई, आनंद हुई और उस तीतर को लेते हुए, घायल तीतर को उसने मरहम पट्टी, कर्नल दत्ता ने, उनकी बहूजी ने उसकी मरहम पट्टी की, उसको ठीक कर दिया और फिर बिशन उस तीतर को लेते हुए हंसते हंसते वो घर की ओर लौट गया। तो इस प्रकार बच्चों, ये पाठ बड़े सुंदर तरीके से लेखक ने लिखा है और हम तक इस कहानी को एक संदेश के माध्यम से पहुंचाया है कि कैसे हमें इन बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनकी सुरक्षा और उनकी संरक्षण करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम बिशन की दिलेरी पाठ के भाग 2 को करेंगे, जिसमें इस पाठ से आधारित प्रश्न अभ्यास होंगे और उस प्रश्न अभ्यास को हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बच्चों, तैयार हो जाइए प्रश्न अभ्यास को करने के लिए। प्रश्न 1, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह को भी हम जानते हैं। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? आपको याद है, जब शिकारी कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं तो कर्नल दत्ता से कहते हैं कि हमारा जो शिकार है एक लड़का लेकर आ गया है, तीतर को एक लड़का लेकर आ गया है। तब कर्नल दत्ता ने कहा कि तुम ही लोग हो जो आज सवेरे से गोलियों की बौछारें कर रहे हो। तब उन शिकारियों ने कहा कि हमारे पास तो लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह को भी हम जानते हैं। तो ऐसा वाक्य शिकारियों ने कर्नल साहब को ये सारी बातें क्या सोचकर कही होंगी? तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाए कि वे शिकारी अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूकें मिली है। इतना ही नहीं, वे यह भी साबित करना चाहते थे कि इस इलाके में वे अजनबी बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें वहां का सरपंच माधो सिंह भी
अच्छी तरीके से जानता है। ऐसा कहने पर कर्नल सिंह क्या हो जाएंगे, वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, है ना। उनके पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, यानी कि सरकार से उन्होंने कानूनी तरीके से इस बंदूकों को लिया है और उनके पास ये लाइसेंस है और वे इस प्रकार से जो है शिकार जो कर रहे हैं वो अवैध नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, कानूनी तौर से उन्हें ये हक मिल गया है। और ये बोलकर कि वो माधो सिंह को भी जानते हैं, वो उस इलाके में जो है अजनबी भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें अगर कहेंगे तो कर्नल दत्ता जो है ठंडे हो जाएंगे और उनको जो है अपना शिकार दे देंगे, और इसीलिए ये सारी बातें जो है उन शिकारियों ने कही है। तो समझ में आया ना बच्चों की शिकारियों ने क्यों इस तरीके से बातें कही हैं। और प्रश्न 2 है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। बिशन घायल तीतर को, वह चोट लगे हुए तीतर को वो क्यों बचाना चाहता था। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया। घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया, यानी कि मोम हो गया, है ना। वो मतलब बच्चों का दिल बोलते हैं ना, पिघल जाता है किसी चीज को देखकर। दुर्घटना होती है या कोई चीज, कोई घायल है, कोई परेशान है, तो लोगों का दिल पिघल जाता है। तो वैसे ही दिल पिघल गया बिशन का और वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ना चाहता था। और बिशन नहीं चाहता था कि वह घायल अवस्था में, यानी कि चोट खाए हुए तीतर को ऐसे ही मरते हुए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अतः उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। और बिशन ने क्या किया, उस घायल तीतर को उठा लिया प्यार से और फिर उसे जब तक उसका इलाज नहीं हुआ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उसका इलाज उसने अच्छी तरीके से किया भी। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे, यानी कि यहाँ पे बिशन को कहा गया है, ठीक है। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा और शिकारियों से बचाने के लिए उसे कंटीले तारों के बाड़ में से होकर गुजरना पड़ा। उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा और बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ और पैर जो है कांटों की बहुत सी खरोंचे उसमें आ गए। और खरोंचों से क्या हुआ, खरोंचों से खून भी निकल रहा था और कमीज की एक आस्तीन भी फट गई और जिसके कारण वहां से उसे डांट भी खानी पड़ती थी और उसे चिमनी के पीछे छिपना भी पड़ा और तीतर को बड़ी मुश्किल से टोकरी में छिपाना भी पड़ा, है ना। तो ऐसी मुश्किलातों का सामना करते हुए उसने उस घायल तीतर को आखिरकार बचा ही लिया और उस घायल तीतर की मरहम पट्टी भी की, है ना बच्चों। तो इस प्रकार आप देखोगे अपने पाठ्य पुस्तक में भी इसका जवाब आप अच्छी तरह से ढूंढ पाओगे कि घायल तीतर को बचाने के लिए उसे कई मुश्किलातों का, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना। उसे जो है कंटीली झाड़ियों में, कंटीले तारों के बीच में चलना पड़ा, घुटनों के बल चढ़ना पड़ा और झाड़ियों के बीच चलना पड़ा और इस प्रकार से उसने सारे शरीर को घायल कर दिया, चोट कर दिया और उनसे खून बहने लगा और उसकी शर्ट की जो कमीज की जो ये आस्तीन थी वो भी फट गई थी। तो इस प्रकार उसे अपनी मम्मी से भी डांट खाना पड़ता था। और फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से उसने टोकरी ढूंढी और फिर उस टोकरी के अंदर उसको संभाल कर तीतर को भी रखा। तो इस प्रकार बहुत सारे उसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, पर वो हार नहीं माना, उसने उस तीतर को बचा भी लिया। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते और क्यों, है ना। घायल तीतर को बिशन ने उठा लिया, उसे बचा भी लिया और फिर उसको मरहम पट्टी भी की। और जब कर्नल दत्ता ने कहा कि तुम इस तीतर का क्या करोगे, तो उसने क्या कहा, मैं इसे पालूंगा। अब अगर आपको ये घायल तीतर मिल गया होता तो आप क्या करते, आप उसे पालते या फिर आप उसे छोड़ देते। तो आपका जवाब क्या होगा, घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता, है ना। घायल तीतर जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं उसे अपने पास रखता, अपने साथ रखता, उसे खाना खिलाता, उसे पानी पिलाता और फिर उसे छोड़ देता ताकि वह स्वच्छंद जीवन भर उड़ता रहे, है ना।
घायल तीतर को जब तक ठीक ना हो जाए तब तक मैं अपने पास रखता, उसकी देखभाल करता, और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता तो मैं उसे छोड़ देता ताकि वो खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ता रहे, यानी कि बिना कोई रोक टोक के उड़ता रहे। अब देखिए बच्चों, आपके ही पाठ्य पुस्तक से एक ऐसी कार्यकलाप है जिसकी भाषा की बात में आप देखोगे। पहला क्या है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो, यानी कि इन वाक्यों को आप अपने शब्दों में, यानी कि अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपने तरीके से लिखना है। कैसे लिखोगे? सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, है ना। सुबह की हल्की धूप में जो खेत हैं, खेत यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे गाड़े जाते हैं, धान गाड़े जाते हैं, गेहूं की बालियां गाड़ी जाती है, ये सारी यहाँ पे जो खेत है वो सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो आप अपने शब्दों में कैसे लिखोगे? सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे की जगह में आप लिख सकते हो सुंदर। क्या लिख सकते हो? सुंदर दिखाई दे रही थी। आप लिखोगे सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिखाई दे रहे थे। सुनहरे यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको, गोल्डन, है ना, भूरा भूरा जो दिखता है, पके हुए फसल है तो वो दिखाई दे रहा है खेत कैसे? सुंदर, सुनहरे। तो दूसरा है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। वो इतना तेज चल रहा था, किसके बारे में कहा जा रहा था? बिशन के बारे में। वो इतनी तेजी से चल रहा था मानो उसके क्या लग गए हैं? पंख लग गए हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, वह इतना तेज चल रहा था मानो वह उड़ रहा हो, मानो वह उड़ रहा हो। आप ऐसे भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मानो की जगह में आप लिख सकते हो जैसे। क्या लिख सकते हो? जैसे, जैसे वो उड़ रहा हो। अब देखिए बच्चों, दूसरा, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है और एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इसके बारे में मैंने आपको बार बार हर पाठ में बताए हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखो। जैसे मैंने बताया है आपको, संज्ञा का बार बार हम प्रयोग ना करने के लिए, है ना, संज्ञा यानी कि तीतर 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 अगर हम बार बार बोलेंगे तो वाक्य जो है अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो तीतर की जगह यानी कि संज्ञा की जगह में हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द को जो है अभी आपको यहाँ से ढूंढ कर लिखना है, वो भी सही शब्द छांटकर सही तरीके से यहाँ पर आपको लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे देखिए। का है, मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। मास्टर साहब ने अप्पा राव को, यहाँ पे लिखा है मैं अपना तुम। मास्टर साहब ने अप्पा राव को पास बुलाकर कहा। अप्पा राव को क्या होगा यहाँ पे? अपने पास। क्या होगा? अपने। आप नहीं होगा, अपना नहीं होगा। अपना का जगह हम लोगों को क्या लिखना है? अपने लिखना है। मैंने बोला है यहाँ पे सर्वनाम को ठीक प्रकार से लिखना है। अपने पास बुलाकर कहा, क्या होगा? तुम। यहाँ पे तुम कल, यहाँ पे आ जाएगा तुम कल मेरे घर आना। तुम कल मेरे घर आना। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा तुम कल मेरे पास आना। तो ये उचित सर्वनाम का प्रयोग किया गया है बच्चों यहाँ पे। और खा देखिए, सेंटीला। सेंटीला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? सेंटीला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? सेंटीला नाम बोल रहा है, ठीक है। सेंटीला जो है एक नाम है। सेंटीला तुम की जगह में क्या आ जाएगा? तुम्हारा। तुम्हारा। सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? अब देखिए ग है, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं? सुधा ने
आपके जगह पे क्या आ जाएगा? अपने। सुधा ने अपने बुआ से पूछा पापा आपसे। यहाँ पर आप दिया गया है, आपको उचित सर्वनाम लिखना है। आप सुधा ने अपने बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं? पापा आपसे कितने बड़े हैं? अब देखिए मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि डैश क्या करना चाहिए। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था, वह से लिखना है आपको उचित सर्वनाम। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और अंगा देख लीजिए, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो शब्द लिखा गया है उसे सीधे सीधे नहीं लिखना है, बल्कि आपको उसे सुधार कर उचित सर्वनाम भरने हैं। तो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, आप इसे फिर से एक बार देखिए और फिर अपने पुस्तक पे इसे अपने आप से करिए। ठीक है बच्चों, और तीसरा अभ्यास में चलते हैं। इन वाक्यों को पूरा करो। इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था। अब आपको बताना है, ठीक है। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटियां चल रही है। धीरे धीरे कौन चलता है? चींटियां। मानो चींटियां चल रही है। यहाँ पर हम चींटियों की तुलना कर रहे हैं। चींटियां चल रही है। अब देखिए रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो रात के समय आप देखोगे कि बादलों में तारे ही तारे चमकते हैं। तो यहाँ पर देखो रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो क्या है? मानो फूलों की चादर बिछी हो। मानो फूलों की चादर बिछी हो। और ग प्रश्न, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो। कभी कभी बोलते हैं ना, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में या इसके बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह के वासी हो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम वहां के ही रहने वाले हो। तो तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह के वासी हो, यानी कि मंगल ग्रह में रहने वाले हो। बिल्ली चूहे को ऐसे लचाई नजरों से देख रही थी मानो वह उसे अभी खा जाएगी। वह उसे अभी खा जाएगी। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही है, ऐसे लालच भरी नजरों से देख रही है कि बिल्ली मानो अभी चूहे को खा जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही है मानो वह उसे, यानी कि वह चूहे को अभी खा जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ वैकल्पिक प्रश्न है, बहुविकल्पिक प्रश्न है। आपको देखना है प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान जो है आपको लगाना है। तो प्रश्न क्या है? किसने किसे सबक सिखाने की सोची? किसने किसे सबक सिखाने की सोची? आपको याद होगा है ना, ये बातें किसी ने कही थी कि इन्हें तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो किसने कही होगी? शिकारी ने बिशन को, या बिशन ने शिकारी को, या फिर कर्नल ने शिकारियों को, या फिर बिशन ने कीटनाशक छिड़काने वाले लोगों को कहा था। तो किसने कहा था आपको याद है? बहुत ही गुस्से में उसने कहा था बिशन ने शिकारियों को। बिशन ने कहा था कि अब तो इन शिकारियों को सबक जरूर सिखाना है। और दूसरा है, बिशन ने तीतर को पकड़ने के लिए अपने किस वस्त्र को उपयोग में लिया? जब आपको पता है कि खेतों के अंदर है ना वो तीतर घुसते जा रही थी, वो पकड़ाई में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और फिर उसे पकड़ने के लिए बिशन के पास कोई वस्त्र था, और उस किस तरह के वस्त्र को उसने उपयोग में लाया उस तीतर को बचाने के लिए और पकड़ने के लिए? तो क्या उसने स्वेटर का इस्तेमाल किया,
या फिर उसने अपने शर्ट का इस्तेमाल किया, या फिर टोपी का, या फिर तौलिए का। तो किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया उसने? स्वेटर। उसके पास स्वेटर थी क्योंकि ठंड का मौसम था और ठंड प्रदेश था, तो उसके पास स्वेटर थी और स्वेटर का इस्तेमाल करते हुए उसने उस तीतर को पकड़ लिया था। अगला देखिए, तीतर को छिपाने के लिए बिशन को टूटी हुई टोकरी कहाँ से मिली? है ना, तीतर को छिपाने के लिए उसने टोकरी ढूंढी थी, तो वो कहाँ से मिलती है? फार्म हाउस के बाहर से, या झाड़ी में से मिलती है, या छत से मिलती है, या शेड के नीचे रखे कबाड़ में से मिलती है। तो आपको याद है ये लिखा गया था, है ना, ये वाक्य थे कि शेड के नीचे पड़ी हुई बहुत सारी कबाड़ थी और उस कबाड़ के अंदर से उसने एक टोकरी भी मिली थी, इसको टोकरी मिली थी, टोकरी निकाला था उसने। तो कौन सा सही है उत्तर? शेड के नीचे रखे कबाड़ में से। और चौथा है, शिकारियों ने अपनी जान पहचान किससे बताई थी? दो शिकारी थे, उन्होंने अपनी जान पहचान या कौन उसे बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, किसको बोला गया था? गुलाब चंद से उनकी जानकारी थी, या माधव सिंह सरपंच से उनकी जान पहचान थी, या फिर कर्नल साहब से उनकी जान पहचान थी? तो किससे थी? माधव सिंह सरपंच से वो जान पहचान थी उसकी, वो जानते हैं करके दो शिकारियों ने बताया था। अगला देखिए, पांचवा, बिशन कर्नल साहब और उनकी पत्नी को क्या कहकर संबोधित करता था? बिशन कर्नल साहब और उसकी जो पत्नी थी उसे वो क्या कहकर पुकारता था? बाबूजी और बहूजी, साहब और साहिबा, मालिक और मालकिन, या फिर गुरुजी और माताजी? आपको याद होगा बच्चों क्या कहकर पुकारता था, है ना? जब वो तीतर को अंदर ले गया, अपनी छत पे से नीचे उतरा, फिर और कर्नल साहब के किचन के अंदर वो चला गया, है ना, रसोई घर के अंदर चला गया और कैसे पुकारा? किसको पुकारा? बहूजी, बहूजी, याद है ना? तो क्या बोलता था वो? कर्नल साहब को बोलता था बाबूजी और उसकी पत्नी को बोलता था बहूजी। क्या बोलते थे? तो ये वाला जो क है वो सही है। छठा है, पंछी घबरा क्यों गए थे? पंछी क्यों घबरा गए थे? बिशन से घबरा गए थे, या फिर गोलियों की आवाज से घबरा गए थे, या फिर कीटनाशक दवाई से घबरा गए थे, या फिर शिकारी को देखकर घबरा गए थे? तो जब आपको याद है कि किसी कारणवश पंछी जो है वो घबरा कर उड़ जाते हैं एक साथ और इधर उधर चले जाते हैं, तो किस वजह से घबरा गए थे? गोलियों की आवाज से। पंछी घबरा गए थे, खा है गोलियों की आवाज से। अगला है, तीतर कहाँ दाना चुगने आते थे? तीतर कहाँ पे दाना चुगने आते थे, यानी कि दाना खाने आते थे? तो कहाँ पे आते थे? गेहूं के खेतों में, सड़कों पर, या सेबों के पेड़ों पर आते थे, या फिर कांटेदार झाड़ियों में आते थे? कहाँ पर आते थे? वे गेहूं के खेतों में दाना चुगने आते थे, गेहूं के पके पके बालियों को खाने आते थे। घास पर फिसलन क्यों हो गई थी? घास पर फिसलन होती थी जब देखो आप पहाड़ पर बिशन दौड़ता हुआ चला गया और फिर वो वहां से फिसलता फिसलता जो है पहाड़ पे से नीचे गिर भी गया, है ना? तो घास पर से फिसलन क्यों हो रही थी? वो फिसल क्यों रहा था? क्योंकि ओलों के कारण, या फिर धूप के कारण, या फिर ओस के कारण, या सभी के कारण? किस वजह से? ओस के कारण और ओलों के कारण या धूप के कारण। किस वजह से फिसलन हो रही थी? ओलों के कारण, है ना? वहां पे बर्फीला क्षेत्र था और इसकी वजह से वहां पे ओले गिर रहे थे, बर्फ गिर रहे थे और इस वजह से घास जो है वो फिसल रहा था। तो उत्तर होगा ओलों के कारण। और रसोई घर की कैसी आवाज आ रही थी? रसोई घर में कैसी आवाज आ रही थी? तो रसोई घर में कैसी आवाज आ रही थी? बातों की, या झाड़ू लगाने की, या प्रेशर कुकर की सीटी की, या फिर झगड़ा करने की? झगड़ा करने की तो बात ही नहीं थी क्योंकि वहां पे बहुत शांत माहौल था और बात तो कोई नहीं कर रहा था वहां पे। और झाड़ू लगाने की तो आवाज आ रही थी, पर रसोई घर से क्या आवाज आ रही थी? प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। तो ये प्रश्न भी हमारे हो गए, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न थे। आपको प्रश्न दिए गए थे और उनके 4 आपको विकल्प भी दिए गए थे और आपने ये कार्य भी कर लिए। तो मेरी प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक से हमारे कुछ प्रश्न अभ्यास थे जो हम लोगों ने काफी हद तक हम लोगों ने उनको हल कर दिया है।
अब मैं कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ वीडियो है, आप उसे देखें और पहचानिए कि ये कौन सा जानवर है या कौन सा पक्षी। तो बच्चों मेरे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और दिखा होगा इस वीडियो में कि मैं किसके बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ और किसके बारे में ये पाठ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है तीतर और आपको क्या करने हैं, तीतर के बारे में कुछ 10 वाक्य इकट्ठे करने हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको एकत्रित करनी है। ये सारी चीजें आप करोगे अपने बड़ों की मदद से, अपने माता पिता, अपने भाई बहन की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से आप उनके बारे में 10 जानकारियां हासिल करोगे और उसे अपने नोट पर लिखोगे और साथ ही साथ आप उसके कुछ पिक्चर्स भी, चित्र भी कलेक्ट करके आप उसे चिपकाइएगा और एक सुंदर से प्रोजेक्ट के रूप में उसे अपने लाइब्रेरी में, जब आपका विद्यालय खुलेगा तब आप उसे संग्रहालय पे रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्य आप खुद से करेंगे, अपने आप से करेंगे और साथ ही साथ मैं इस भाग 2 को अंत करती हूँ, पर अंत करने से पहले छोटी सी 2 लाइनें मैं आपको गाकर बताना चाहती हूँ। पंछी अगर तुझे है अपने पंखों पर विश्वास, तो तुझको ना डरा सकेगा ये विशाल आकाश। पंछी अगर तुझे है अपने पंखों पर विश्वास, तो तुझको ना रोक सकेगा ये विशाल आकाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत लंबी लाइनें हैं, पर आज मैं इसी 2 लाइनों से इस भाग को समाप्त करूंगी और चाहूंगी कि आप भी पक्षी से संबंधित या जानवरों से संबंधित कोई संगीत, कहानी या कविता पता करें और उसे गाए, गुनगुनाएं और समझाएं कि पक्षी हमारे लिए कितना महत्व रखती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये भाग मैं समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलते हैं अगले नए पाठ में। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।